नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +2 की फिजिक्स पढ़ रहे थे और चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत धारिता का। इसके अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो अपना चल रहा था समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में अपने बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर। बीच में एक गोलीय संधारित्र आएगा, उसके अलावा समांतर प्लेट संधारित्र ही अपने पढ़ेंगे लगातार। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए एक तो सी का फॉर्मूला व्युत्पन्न कर चुके हैं, C = A ε0/d। एक पूर्ण रूप से पराविद्युतांक भरने पर भी फॉर्मूला व्युत्पन्न कर चुके हैं, A ε0 εr/d। ये तो क्या है, निर्वात तब, और ये क्या है, पूर्णतः पराविद्युत से भरने पर आपके पास में फॉर्मूला था। अब देखिए अपने क्या करते हैं, अब अपने धारिता का ही मान ज्ञात करेंगे। यानी अपना टॉपिक तो अब भी क्या है, अपना टॉपिक तो अब भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही है, परंतु अलग क्या है, इसमें अलग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ बरा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से क्या किया गया हो, पराविद्युत भरा गया हो। देखिए ये जो टॉपिक है ना, एक तो इसमें अपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने वाले हैं, जो अपने सबसे पहले पढ़ा है उसको कवर करेगा। दूसरा, पूर्ण रूप से पराविद्युतांक अपने पढ़ा है, उसमें सिर्फ ε r की बात है तो ये उसे भी कवर करेगा। एक टॉपिक आता है इसके जस्ट बाद में, अगर अपने पट्टियाँ काट दें संधारित्र के अंदर अलग अलग पराविद्युतांक की, तब क्या होता है, ये उसको भी कवर कर लेता है। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आए या ना आए, परंतु इस एक टॉपिक से अपने पीछे के 2-3 टॉपिक और आने वाला एक टॉपिक इसकी सहायता से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने इसे अपने पास में फिर से वही मानना है आपको कि आपके पास में क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। प्लस आवेश दिया गया है इस प्लेट को, और इसे कितना दिया गया है, माइनस आवेश प्रेरण की वजह से आया है। और आंशिक रूप से आपने क्या कर दिया है, इसके मध्य एक पराविद्युतांक की पट्टिका भर दी है, जिसका पराविद्युतांक कितना है, εr है। εr की अपने क्या कर दी है, एक पट्टिका इसके अंदर भर दी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसे आपको भूसंपर्कित करना ही करना है। और इसकी मोटाई कितनी है, t है। कितनी है, t है। और निर्वात कितनी जगह है, निर्वात है d - t जितनी जगह पर। ठीक है, ये सारी बातें अपने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में, वो सारी बातें भी। प्लेट एक P1 है, एक P2 है। थ्योरी लिखते समय ये बताओगे कि प्लेटें जो है वो समान क्षेत्रफल की, समान ज्यामिति की, समान आकार की है, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, प्लेटों का क्षेत्रफल A है। ठीक है, देखो अपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। और कौन सी तीव्रता का, निर्वात का, यानी प्लेटों के मध्य निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। परंतु ये मान आपको कब ज्ञात करना है, ये मान आपको तब ज्ञात करना है जब प्लेटों के मध्य क्या हो, निर्वात हो। तो ये कितना है, E0 σ/ε0, यानी कितना है, E0 = Q/A ε0। ठीक है, और इसके लिए अगर विभव का मान ज्ञात करना होता, किसका मान ज्ञात करना होता, विभव का मान ज्ञात करना होता, तो विभव मान लेता हूँ मैं V1 है। विभव कितना है, V1 V2 या V0 मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ अगर V0 मानते, यहाँ E1 मानते ना, तब भी ये सही था। आपको बताना होता है यहाँ कि निर्वात के लिए जो तीव्रता ले रहे हो वो कितनी है, E0 है, और विभव कितना है, V1 है, या V0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो विभव कितना आएगा, तो विभव आएगा क्यू ए एप्सिलॉन 0। ये तो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। गुणा क्या लिखते हो, गुणा आप लोग दूरी डी लिखते हो। क्या करते हो, गुणा दूरी डी लिखते हो। यहाँ मैंने गुणा का निशान लगाया। पर अब इस डायग्राम को देख करके आप लोग बताइए कि क्या दोनों प्लेटों के मध्य जो निर्वात है वो निर्वात डी दूरी पर है क्या। यानी अपने अब तक क्या कर रहे थे, अब तक अपने ये लिख रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी उसे अपने दोनों प्लेटों के मध्य जो दूरी थी उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, अपने इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये E0 जितने दूरी में फैला हुआ था वो दूरी कितनी थी, स्मॉल d थी। परंतु अब ये E0 जितनी दूरी में फैला हुआ है वो दूरी सिर्फ कितनी है, वो दूरी सिर्फ d माइनस का t है। कितनी है, d माइनस का t है। ठीक है, तो ये V1 या V0 जो भी लिख रहे हो, V0 लिख देता हूँ मैं। V0 जो है किसके इक्वल है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, और ये दूरी कितनी, d माइनस का t। कितनी, V0 इक्वल Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 गुणा d माइनस का t। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को d दूरी से मल्टीप्लाई किया है, परंतु d तो यहाँ है नहीं क्योंकि निर्वात जो है वो सिर्फ कितनी दूरी में है, d माइनस t दूरी में। क्यों भी, क्योंकि टोटल d दूरी तो प्लेटों के मध्य है और d दूरी में t मोटाई की क्या आ गई, एक पट्टिका आ गई। तो पीछे बचा कितना, पीछे आपके जो दूरी बची वो बची d माइनस का t, जितनी दूरी में निर्वात है। तो निर्वात कितनी दूरी में है, निर्वात सिर्फ और सिर्फ d माइनस t दूरी के मध्य है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब अपने पराविद्युत जो बड़ा है, इस पराविद्युत के लिए, पराविद्युत माध्यम के लिए क्या करते हैं, पराविद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखते हैं। इसे अगर इसे E1 लिखा है तो इसे E2 लिख दोगे, और 0 लिखा है तो इसे क्या लिख दोगे, E1 लिख दोगे। ठीक है, इसे मैंने क्या लिख दिया, E1 लिख दिया। और साथ में क्या आएगा, ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r, यानी ये आएगा E1 इक्वल Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। और पराविद्युत के लिए जो विभव आएगा, पराविद्युत के लिए जो विभव आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा V1। कितना आएगा, V1, और साथ में कितना, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। गुणा में क्या आता है भाई, गुणा में जैसे अब तक d आ रहा था, d दूरी आ रही थी, परंतु अब क्या आएगा, अब आएगा कितनी दूरी में पराविद्युत भरा गया है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में t जो दूरी है उस t दूरी में क्या भरा है, अपने पराविद्युत को भरा है। तो यहाँ क्या आएगा, स्मॉल t आएगा। तो V1 इक्वल Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r गुणा t। ये विभव के मान आ गए आपके पास में, V0 और V1। अब कुल विभव कितना है, कुल विभव, तो कुल विभव V इक्वल होगा V0 प्लस V1। ठीक है, और साथ में V इक्वल कितना आ जाएगा, अगर यहाँ तक मैं लिख देता हूँ तो यहाँ तक दिख रहा है आपको। ठीक है, तो V इक्वल कितना आएगा, एक तो इसे लिखो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और d माइनस का t प्लस क्या करोगे, V1 करोगे, कितना है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r और t। ठीक है, ये किसका मान है, ये आपके पास में विभव V का मान है। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर सामने से बोर्ड के ये डायग्राम हटा देता हूँ मैं। अपने कर रहे हैं धारिता, जबकि आंशिक रूप से क्या भरा गया हो, पराविद्युत पदार्थ भरा गया हो। इसके लिए अपने सबसे पहले क्या किया है, निर्वात के लिए, जो निर्वात आपके पास में उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया। उसके लिए सीधा कितना होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 होता है, ये मैंने लिख दिया। फिर अपने विभव ज्ञात करना है तो अपने Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 तो लिखा, पर साथ में क्या लिखते हैं, दूरी लिखते हैं। दूरी कौन सी होती है, ये वो दूरी होती है जितनी दूरी में क्या हो, निर्वात हो। तो निर्वात कितनी दूरी में है, निर्वात आप लोग देख सकते हो d माइनस का t जो दूरी है उसमें क्या है, निर्वात है। तो इस d माइनस t से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अब पराविद्युत के लिए आप क्या कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हो, ये तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, साथ में एप्सिलॉन r और आ जाएगा भैया। और विभव अगर इसके लिए ज्ञात करना है तो ये तो आ ही आएगा, साथ में वो दूरी आएगी जितनी दूरी में पराविद्युत है, तो वो दूरी कितनी है, t। कुल विभव ये निर्वात की वजह से और ये पराविद्युत की वजह से, तो ये किसका मान आ गया, कुल विभव का मान आ गया। अब देखिए आगे, अब अपने को क्या करना है,
ये जो लिखा गया है नीचे लिखा गया, इसे ऊपर लिख देता हूँ। ये लिखा गया है V इक्वल, साथ में कॉमन ले रहा हूँ भी Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 को, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 कॉमन, और साथ में कौन आएगा D माइनस का T, D माइनस का T और प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये आया D माइनस का T और ये आया T अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, ये क्या है, कुल विभव V का मान है। अब देखिए, आपको पता है विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है। विद्युत धारिता C इक्वल होती है C इक्वल Q अपॉन V। विद्युत धारिता का सूत्र होता है C इक्वल Q अपॉन V। तो ये सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा C इक्वल Q अपॉन V, ये आएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और अंदर क्या है D माइनस का T प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। जो बाद में टर्म लिखी गई है वो कहाँ से ली जाएगी, ऊपर से ली जाएगी। तो ये बनता है A एप्सिलॉन 0 D माइनस का T और प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, ये कंप्लीट होता है। या इसे आप अन्य रूप में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो C इक्वल A एप्सिलॉन 0 और ये D माइनस का T, ये जो लिखा गया है D माइनस का T, इसे देखिए अगर मैं इसे ना भी लिखता तब भी फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि बाहर तो प्लस है। तो D माइनस T और यहाँ से ये जो T है ये अगर मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, और किसके साथ में, माइनस के साथ में। तो ये माइनस का T कॉमन लेने पर अंदर एक तो बचेगा प्लस का 1 और ये माइनस का 1 बटा एप्सिलॉन R। तो ये इसका क्या बन जाता है, सूत्र बन जाता है। आप लोग इस सूत्र को याद रख सकते हो, ये जो यहाँ लिखा गया है, या आप चाहो तो इस सूत्र को भी याद रख सकते हो, C इक्वल A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस का T और 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन R। ठीक है, यहाँ से क्या किया है मैंने, ये T जो है वो कॉमन लिया है, इस T को माइनस T को कॉमन लिया है। माइनस T को अगर यहाँ से कॉमन लूँगा तो प्लस का 1 बचेगा और यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, T हट जाएगा और क्या आएगा, 1 बटे एप्सिलॉन R आएगा। ठीक है, देखिए स्पेशल केस की बात कर लेते हैं अपने। इसके जो स्पेशल केस बन रहे हैं वो क्या क्या बनते हैं। एक तो ये बनता है कि अगर प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से क्या होता, पराविद्युत भरा होता, यानी जो प्लेटें हैं इनके मध्य क्या कर देता मैं, T मोटाई का, ये जो D मोटाई है इसके अंदर T मोटाई का क्या बढ़ देता, पराविद्युतांक बढ़ देता। यानी पूर्णतः क्या होता, अगर पूर्णतः पराविद्युत भर दिया होता तो पूर्णतः पराविद्युत बढ़ता, तो इसका मतलब D किसके बराबर है, T के बराबर है। और यहाँ से कर देता हूँ इसे सोल्व। अगर D और T बराबर हो जाता तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते और T की जगह क्या आ जाता, D आ जाता। यानी ये बनता C इक्वल A एप्सिलॉन 0, ये दोनों तो आते नहीं, इसकी जगह आता D और ये आता एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R ऊपर, तो ये बनता C इक्वल A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R बटा D। ये फॉर्मूला आ जाता है पूर्णतः पराविद्युतांक भरने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ये आंशिक के लिए है, ये जो अपने सूत्र है किसके लिए है, ये सूत्र है आंशिक रूप से पराविद्युत भरने पर, और ये किसका है, ये पूर्णतः पराविद्युत पदार्थ भरने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। ठीक है, तो ये अपने पास में इसका फॉर्मूला बन जाता है। अब एक देखिए, इसके अंदर अगर अपने क्या कर देते, धातु रख देते, क्या रख देते अपने इसके अंदर, धातु रख देते। इसकी बात कर रहे हैं तो धातुओं के लिए एप्सिलॉन R जो है, या चालक की बात कर लेते हैं, अगर कोई चालक होता तो सुचालकों के लिए एप्सिलॉन R का मान कितना होता है, अनंत होता है। तो ये यहाँ से क्या हो जाता, कैंसिल आउट हो जाता। कैंसिल आउट क्या, 0 बन जाता है ये, क्योंकि 1 बटा अनंत 0 होता है, ये टर्म आती रही। ये क्या बनता, C इक्वल A एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस T। यानी जो चालक या सुचालक बोल सकते हो आप, अगर सुचालक होता तो उसके लिए एप्सिलॉन R कितना होता, अनंत होता। तो C इक्वल क्या बनता, A एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस का T। ये सूत्र बन जाता, क्योंकि उसके लिए एप्सिलॉन R कितना होता, चैप्टर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि सुचालकों के लिए एप्सिलॉन R कितना था,
अनंत था। ठीक है, अगर ऐसा रख दिया जाता ये बनता C = A एप्सिलॉन 0 D माइनस का T। या तो वहाँ से करो या यहीं से कर सकते हो। अभी देखो D माइनस टी बचता और ये टर्म यहाँ आती नहीं, तो C = A एप्सिलॉन 0 बटा D माइनस का T। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ रहे हैं। अगर अपने क्या कर दें, इसके अंदर पराविद्युतांक, अलग अलग पराविद्युतांक की पट्टियाँ भर दें। यानी अभी तो एक पट्टी थी, अब अगर अपने क्या कर दें, टुकड़ों के रूप में अलग अलग मान की पट्टियाँ भर दें, तब क्या होगा। मैं यहाँ से आपको सीधा बता रहा हूँ, अपने सोल्व करेंगे उसे। अगर सीधा इसे सोल्व करते तो कैसे उसका रिजल्ट आ जाता, क्योंकि टॉपिक तो आपको करना ही है। फिर इसे वीडियो को पीछे करके फिर से देखना, मैंने क्या बताया था। यहाँ जो आगे सूत्र व्युत्पन्न कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ एक तो ये बदलता और एक ये टर्म बदलती। अगर क्या होता, अलग अलग पराविद्युतांक मान की पट्टियाँ भरते। कैसे, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप। नेक्स्ट अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभिन्न मानों की, विभिन्न पराविद्युतांकों की समांतर, जबकि प्लेटों के मध्य विभिन्न पराविद्युतांकों की समांतर पट्टिकाएं भरी हो या पट्टिकाएं रखी हो। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि क्या किया गया हो, समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिताओं के, इसके प्लेटों के मध्य विभिन्न पराविद्युतांकों की पट्टिकाएं भरी गई हो। यानी अपने क्या करना है, जो अपने पीछे डायग्राम बनाया था ऐसा, अब भी कुछ उसी तरह की बात करनी है, उसी का जैसा डायग्राम बनाना है। इसे क्या करना है, ग्राउंड करना है। पर फर्क किस बात का है, देखिए फर्क इस बात का है कि अब अपने क्या करना है, यहाँ अब अपने एक नहीं, अपने अनेकों पट्टियाँ भरनी है। इसके मध्य एक नहीं, आपको अनेकों पट्टियाँ भरनी है। इस तरीके से आपको अनेकों पट्टियाँ भर देनी है, जिनकी मोटाइयाँ कितनी है, इसकी T1, T2, T3 और Tn, ये डैश डैश करके आगे से आगे जा रहा है। और इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, इसका एप्सिलॉन R3 और इसका मान लेते हैं कितना है, एप्सिलॉन Rn है। ये क्या है, अलग अलग मान की पराविद्युतांकों की पट्टिकाएं इसके मध्य आपने भर दी। ठीक है, यानी जो पट्टिकाएं आपने भरी है उन सबके मान जो है पराविद्युतांकों के, वो क्या है, अलग अलग है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखेंगे। तो निर्वात के लिए एक तो आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी भाई, E0 किसके बराबर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के, यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 के। ये तो क्या है, निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है कितना, E0 = Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। अगर विभव ज्ञात करना होता, किसका मान ज्ञात करना होता भाई, विभव का करना होता, तो क्या करते, तो अपने विभव V0 जैसे अगर लिखो तो आप क्या करते, E0 को मल्टीप्लाई करते दोनों प्लेटों के मध्य जितनी दूरी में निर्वात है उस दूरी से। देखिए आप, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी कितनी, दोनों प्लेटों के मध्य दूरी D, परंतु D में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, D में से आपको T1, T2 और T3, T4, Tn, इन सब का जोड़ आपको घटाना पड़ेगा। जैसे पीछे टॉपिक कर रहे थे उसमें सिर्फ एक पट्टी थी, तो D में से सिर्फ आपने क्या कर दिया, T को घटा दिया। वहाँ आपने सिर्फ क्या लिखा, D माइनस का T, परंतु यहाँ D माइनस का T नहीं है, यहाँ D माइनस
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 उन सब का जोड़ आएगा, तब जो दूरी बचेगी वो किसकी आएगी, निर्वात की आएगी। अब इस दूरी से मल्टीप्लाई करो, यानी D माइनस का T1 प्लस T2 प्लस T3 और ऐसे करते करते क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा। ठीक है, ये अगर समीकरण नंबर लगा रहे हो तो समीकरण 1 आपके पास में आ जाती है। अब आप क्या करोगे, पट्टिका फर्स्ट जो पट्टिका है उसके लिए आप क्या करोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करोगे। लिख देना प्रथम पट्टिका के लिए, प्रथम पट्टिका के लिए या प्रथम प्लेट के लिए या प्रथम पराविद्युतांक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E1 किसके बराबर आएगी, ये आएगी Q/A एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R1 के। किसके बराबर, E तो आ ही आएगा, अपॉन में एप्सिलॉन R आता है और इसके साथ में क्या आएगा, एप्सिलॉन R1 आएगा, यानी कितना आएगा, E1 इक्वल Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। किसका मान है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। E1 बराबर Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1। ठीक है, R1। विभव इसके लिए प्रथम पट्टिका के लिए विभव कितना, इसके लिए विभव आता V1 और किसके बराबर, देखिए Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 गुणा दूरी आती, जितनी दूरी में ये है, ये कितनी दूरी में है, T1 दूरी में, तो साथ में क्या है इसके, T1 है। इसी तरीके से द्वितीय पट्टिका के लिए E2 कितना, Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 और विभव अगर इसके लिए आपको बोलता तो आप लोग क्या करते, आप लोग लिखते V2 और कितना, Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 और साथ में क्या आता है इसके, T2 आता। ठीक है, ये अगर समीकरण 2 लगाएं ये समीकरण 3 लगती। ठीक है, शायद आपके बात समझ में आ गई है कि आपको विद्युत क्षेत्र लिखना है और साथ में उस दूरी से मल्टीप्लाई कर देना है या उस मोटाई से मल्टीप्लाई कर देना है जितनी उसकी मोटाई है। तो यहाँ T1 है तो T1 से, और वहाँ कितनी है, T2 है तो T2 से अपने मल्टीप्लाई से कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार अपने T3 लेंगे, इसी प्रकार T4 लेंगे और इसी प्रकार Tn लेंगे। तो सीधा Tn के लिए लिख रहा हूँ मैं, सीधा लिख रहा हूँ nवीं पट्टिका के लिए, nवीं पट्टिका के लिए, nवीं पट्टिका के लिए किसका मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा भाई, En आएगा और En कितना आएगा, ये आएगा Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Rn आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको विभव का मान लिखना है इस पट्टिका के लिए, तो वो कितना आएगा, वो आएगा Vn इक्वल Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Rn गुणा क्या आएगा, Tn आएगा। तो ये किसका मान आ जाता है, विभव Vn का मान आ जाता है। अब आपको कुल विभव लिखना है, क्या लिखना है, कुल विभव लिखना है, कुल विभव ये कितना आएगा, ये आएगा V और किसके बराबर, V0 के, 1 के, 2 के और ऐसे करते करते किसके, Vn के बराबर। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा V इक्वल, सबसे पहले V0 कहाँ है, ये V0 है, इसे रखिए समीकरण 1 से कितना आएगा, ये आएगा Q/A एप्सिलॉन 0, दूरी कितनी है इसकी, D माइनस का T1 2 और सीधा n लिख रहा हूँ Tn। ठीक है, ये दूरी है और प्लस आप क्या करोगे, प्लस आप लोग V1 का मान लिखोगे, V1 का मान, V1 का मान देखिए समीकरण 2 में लिखा गया है, समीकरण 2 में, तो ये कितना है, ये आएगा Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 और साथ में T1। इसी प्रकार 2 का मान आएगा कितना, T2/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 और प्लस कितना, प्लस n भी लिख देता हूँ साथ में, QTn/A एप्सिलॉन 0, थोड़ा दूर लिख देना इससे ये बताने के लिए कि इसके बीच में n आ रहा है, QTn/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Rn। ठीक है, इतना अगर आपके समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं अपनी
हमने कुछ नहीं किया, सभी समीकरणों को जोड़ा है, ठीक है। और ए एप्सिलॉन 0 ए ये Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 यहाँ कॉमन आ सकता है। कौन आ सकता है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0। अगर ये कॉमन आता है तो बचता क्या है? तब बचता है d माइनस का T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 और सीधा Tn, ठीक है। और प्लस कौन आएगा? प्लस आएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये आपके पास में वो v का मान है। c किसके इक्वल होता है? q अपॉन v के। तो अपने मान रखेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा q अपॉन v। v कितना है? v है q अपॉन a एप्सिलॉन 0 और ब्रैकेट में d माइनस T1 प्लस T2 और Tn, ठीक है। और प्लस में ये बची हुई टर्म T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 और T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ठीक है। ये सब कुछ बचता है अपने पास में। ये Q से Q कैंसिल और A एप्सिलॉन 0 कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है और आपके पास में बचता है d माइनस का T1 प्लस T2 प्लस Tn, ठीक है। प्लस आता है T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 और T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ये किसका मान है? ये धारिता का मान है। अगर क्या किया गया हो, अलग अलग मान की पराविद्युतांक पट्टियाँ भरी गई हो। देखो जो आंशिक रूप से आपने फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था उससे अगर इसकी तुलना करें अपनी, उससे अगर आप तुलना करो तो वो फॉर्मूला आया था C इक्वल ए एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस का t। तो अपने C इक्वल ए एप्सिलॉन 0 ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर अपने इसकी तुलना करते आंशिक वाले से, तो आंशिक वाला जो आपने फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था उसमें आप लोगों ने देखा था कि ये आ रहा था a एप्सिलॉन 0 अपॉन d माइनस का t। ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह सिर्फ आ रहा था d माइनस का t और ये जो लिखा गया है T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 R2 ये जो सब कुछ लिखा हुआ है इसकी जगह सिर्फ क्या आ रहा था? T अपॉन एप्सिलॉन R आ रहा था। अब जब पट्टियाँ अलग अलग है तो 1 लगा करके आ रहा है, 2 लगा करके आ रहा है, 3 और n, इस तरीके से n अगर यहाँ लिखा गया हो तो n लगा करके ये सारे मान जो है वो आ जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ क्या लिखा गया था? d माइनस का t लिखा गया था। तो यहाँ जब मान अलग है तो T1 T2 T3 T4 इस प्रकार के मान जो है वो प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आंशिक वाला है उससे भी आप लोग इसे याद रख सकते हो। अब देखो आगे, अब अगर अपने वही स्पेशल केस इसके अंदर लागू करें, कौन सा? कि अगर पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया हो, जो संधारित्र है उसके अंदर पट्टिकाएँ भर दी गई हो, यानी जो आपका ये T1 प्लस T2 ये जो सारे मान हैं, T3 ये सारे मान हैं, ये किसके बराबर हो? अगर D के बराबर हो। अगर D के बराबर हो तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। और आपके पास में स्पेशल केस है, ये इसका स्पेशल केस है। फर्स्ट टॉपिक तो आपका इसी जगह कंप्लीट हो गया था जहाँ मैंने बताया था कि टॉपिक कंप्लीट हो गया है। स्पेशल केस इसका कि अगर ये सारे मान d के बराबर हो तो c कितना बचता है? ये बचता है c इक्वल a एप्सिलॉन 0 अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और ऐसे करते करते आ जाता Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, ठीक है। ये अपने पास में बच जाता है। ये किसका मान होता? ये अपने पास में C का मान होता अगर पूर्ण रूप से क्या किया जाता? पट्टिकाएँ इसमें भर दी जाती। और देखिए इसमें एक दो बातें, अगर पट्टिकाएँ जो है ये अपने जो पूर्ण रूप से इसमें पट्टिकाएँ तो भर रहे हैं, ये जो पट्टिकाएँ भर रहे हैं अगर सबकी मोटाई समान होती, यानी जो पट्टिकाएँ भर रहे हैं, सेकंड केस की बात कर रहे हैं, सभी पट्टिकाएँ क्या होती? समान मोटाई की होती। और कितनी पट्टिकाएँ होती? n पट्टिका होती। तो प्रत्येक पट्टिका की मोटाई कितनी होती? प्रत्येक पट्टिका की मोटाई होती d/n। कितनी होती? d/n। और वो d/n यहाँ पर आप लोग इसके अंदर रख देते तो ये बनता c इक्वल a एप्सिलॉन 0 अपॉन ये d माइनस n सभी की जगह आता भाई, तो d अपॉन n कॉमन नहीं आ जाता क्या? और अंदर क्या बचता? R1 R2 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 और प्लस 1/एप्सिलॉन R
एन, ये बचता। और एन को आप लोग चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, यानी ये जो फॉर्मूला इसी में अगर लिखते तो एन ऊपर चला जाता और डी जो है वो नीचे आ जाता। ठीक है, इस प्रकार से ये फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता। क्या बनता, सी इक्वल एन ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी 1/εr1 1/εr2, और ऐसे करते करते क्या था 1/εrn आता। ठीक है, तो ये अपने पास में किसका मान है, ये अपने पास में सी का मान है, संधारित्र का जो धारिता है संधारित्र की, उस धारिता का मान अपने पास में सी इक्वल एन ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी और ये सारा मान। ठीक है, आपको फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला यहाँ आपने व्युत्पन्न कर रखा है ना, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, सी इक्वल ए एप्सिलॉन 0 बटा डी माइनस T1 प्लस T2 T3 T4 ये सब प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो अपने आंशिक के लिए फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था उस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, और सीधा संधारित्र के धारिता का मान आपको अब तक याद हो गया होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है C इक्वल ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। अगर पूर्ण रूप से पराविद्युतांक भरते हो तो C इक्वल ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन डी। सामने से मैंने हटा दिया इसे। अगर सिर्फ दो पट्टिकाएँ भरते और दोनों की मोटाई क्या करते, समान करते, तो n की जगह कितना आ जाता, 2 आ जाता। बिल्कुल लास्ट में जो फॉर्मूला लिखा था ना, वहाँ n की जगह कितना आ जाता, 2 आ जाता। तो वो क्या बनता, वो बनता जैसे ऊपर क्या लिखा है a एप्सिलॉन 0, तो यहाँ क्या आता C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0, ये तो टर्म थी नहीं हुआ, और अंदर क्या था 1/εr1 प्लस 1/εr2, आगे की टर्म वहाँ आती नहीं। अगर सिर्फ 2 होती थी और 3 होती तो n की जगह 3, 4 होती तो 4, और नीचे के जो मान है वो जितने आप लोग पट्टिका उसके अंदर भरोगे उतने मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने गोलीय संधारित्र करेंगे और इसके बचे हुए टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। 1-2 वीडियो के बाद में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।